everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examination preparations are going well also. So in this video we are again going to talk about our BSc 5th semester Geology paper 1 unit 2nd. Unit 2nd में हम टीनोफोरा टू निमेथैलेमिथेस पढ़ रहे थे एंड इसमें भी हमारी दो क्लासेस जो है वो हो चुकी हैं. हमारी आज क्लास 3 है जिसमें हम टीनिया सोलियम पढ़ेंगे. देन इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा एफके हेलमिंथेस का एनसाइक्लोस्टोमा, तो हम वो कंप्लीट करेंगे. तो अभी तक जो पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं आप ही के लिए, है ना. रिवीजन करते चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये ट्रिक बता रखी है बहुत बार, अब तो याद हो गई होगी आप लोगों को, है ना. पीसी सीपी आ रही है मेरे हाउ, ये सारे आपको याद कर लेना है. फाइलम की ट्रिक है ये, ठीक है ना. देखो, और इससे पहले एक और पी जोड़ लेना, ठीक है. देखो, ये जो पी है ये है आपका प्रोटोजोआ, है ना. मैंने ये हमेशा मैं रिवाइज करा देती हूँ. अब आपको लगता होगा कि दीदी क्यों टाइम वेस्ट करा रहे हो रिवाइज करके, बट यार देखो, टाइम नहीं वेस्ट होता है. ये होता है कि आपको सारे टॉपिक्स कनेक्ट करके मुझे पढ़ाना होता है कि आप भूलो ही ना, आप किसी और के पास जाओ ही ना पढ़ने कि यार ये टॉपिक समझ नहीं आया. जब कनेक्ट करके पढ़ोगे ना सारे टॉपिक्स आपको समझ आएगा, ठीक है. तो यहाँ मुझे ना ऐसा नहीं चाहिए, आलसपन नहीं चाहिए कि हाँ यार पढ़ लिया अब मुझे इसको क्या करना है, रिवाइज करना नहीं है. आप नहीं करोगे, मैं हूँ ना, मैं रिवाइज कराऊंगी. तो हम कहाँ पर रुके हुए हैं, हम प्लेटीहेल्मिन्थेस पे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है. अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, तो हमने प्रोटोजोआ में बहुत अच्छे से यूग्लिना, पैरामीशियम, इन सबको पढ़ रखा है ना. ये हमने क्या कर रखा है, इसमें हमने यूग्लिना पढ़ा है, देन हमने इसमें पैरामीशियम पढ़ा है एंड मोनोसिस्टिस पढ़ा है, एंड एक स्लाइड मैंने ट्रिपेनो के ऊपर भी दी हुई थी, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है. ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कि दे आर like pathogenic also and they are non pathogenic also, ठीक है. like parasitic also, non parasitic also, okay. then if I talk about porifera, तो porifera में हमने साइकन पढ़ा था जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े हुए थे, सारे डिस्टिंग्विश फीचर पढ़े हैं. देन हमने सिलेंट्रेटा में क्या पढ़ा है, हमने सिलेंट्रेटा में पढ़ा था ओवेलिया एंड ऑरेलिया, है ना, ओवेलिया एंड ऑरेलिया, ठीक है. देन हमने टीनोफोरा में क्या पढ़ा था, हमने टीनोफोरा का जितना भी फीचर्स था वो देख लिया था, और एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं तो प्लूरोब्रैंकिया इनका एग्जांपल है, ठीक है. देन इफ आई टॉक अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थेस, जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में मैंने आपको फेस्क्यूला पढ़ा रखा है ना. और आज हम टीनिया सोलियम जो है उसे कंप्लीट करेंगे. तो टीनिया आज का हमारा टॉपिक होगा, उसमें भी सोलियम इज द स्पीसीज जो आपके पेपर में आना होता है, वही आता है आपके पेपर में, ठीक है. अगर मैं बात करती हूँ प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो क्योंकि जब हमने फेस्क्यूला पढ़ा था तो हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस के सारे कैरेक्टरिस्टिक देख लिए थे, बट टीनिया से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम ना इसको दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि टीनिया जो है वो हर पेपर में पूछ लिया जाता है. सब्जेक्टिव का तो फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है. तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए कि यहाँ से आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिला था. ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी. इसके पीछे जो आप देखोगे ना, ये सारे जो फाइलम्स हैं ये आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस से पहले के, वहां पर आपको या तो था ही नहीं कोई लेयर, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लेयर, या फिर था भी तो डिप्लोब्लास्टिक था. तो यहाँ आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक फर्स्ट टाइम दिखाई दिया था. फिर यहीं से आप देख रहे थे कि सिफिलाइजेशन हो रहा था. अब यहाँ पे ना आपको हेड वगैरह देखने को मिलेगा, और सिफिलाइजेशन आपको सबसे अच्छा टीनिया सोलियम में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर प्रॉपर्ली अब नेम दे दिया जाएगा कि ये हेड है. तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से ही अब आप हेड बनना देखना स्टार्ट करोगे. फिर यहीं से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिखाई देगा. क्या दिखाई देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिखाई देगा, जो कि अभी इनकम्प्लीट है, अभी पूरी तरीके से वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है. देन आफ्टर दैट यहीं से हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखते हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं जो कि आपको टीनिया में भी देखने को मिलेंगी. एंड द स्पेशलाइज्ड सेल्स आर योर फ्लेम सेल. कौन सा सेल, फ्लेम सेल्स, ठीक है. देन यहीं पर आपको हुक एंड सकर्स भी दिखाई दिए थे. क्या दिखाई दिए थे प्लेटीहेल्मिन्थेस में, हुक एंड सकर. और किसी ने मुझे बोला नहीं, देखो एक बच्चे ने मुझे बोला, मुझे आवाज आई है कि दीदी प्लेटीहेल्मिन्थेस का सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी शो करता है. ये देखो एक बच्चे ने बोला, वेल डन, ठीक है, मुझे सुनाई देता है, ठीक है. तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी इनकी होती है, फ्लैटेंड बॉडी. एंड क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, दैट इज व्हाई हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं. क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही तरफ से डॉर्सली एंड वेंट्रली बॉडी जो होती है वो चिपकी हुई होती है.
फिर अगर मैं बात करूं कि ठीक है भाई ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई कि ये है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनमें प्लेटिहेल्मिन्थीज में आपको कुछ ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग दिखाई देंगे जिनको किसी से फर्क नहीं पड़ता है और वो बहुत आसानी से बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो थोड़े शरारती होते हैं, शरारती इन द सेंस वो डिसीज कॉज करेंगे, उनको होस्ट की जरूरत पड़ेगी एंड इसीलिए वो पैरासाइटिक कहलाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, वो डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक में भी वो इंडो पैरासाइट आपको ज्यादा दिखाई देंगे, यानी बॉडी के अंदर छुप के डिसीज कॉज करना है, ऊपर से दिखाई भी नहीं देना कि कोई हटा दे निकाल दे कोई दवा चला दे, नहीं, हम बॉडी के अंदर छुप के होस्ट को पूरी अच्छे तरीके से उसकी बॉडी को खराब करना है। तो ये थोड़े शरारती होते हैं। ओके, तो पैरासाइटिक भी है, फ्री लिविंग भी है। अब देखो कोई बच्चा मुझे चिल्ला के बोल रहा है, देखो सुनाई दे रहा है मुझे, क्या सुनाई दे रहा है कि पैरासाइटिक में और फ्री लिविंग में, किसी बच्चे ने मुझे बोला कि एग्जाम्पल फ्री लिविंग में प्लानेरिया, कोई बच्चा अभी बोला मुझे कि दीदी प्लानेरिया तो है ना, प्लानेरिया क्या है, प्लानेरिया जो है वो प्लेटिहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है और ये क्या है, फ्री लिविंग है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पैरासाइटिक की तो हमारा जो फेस्कियोला है, ओके, एंड जो टीनिया है ये क्या है, पैरासाइटिक है। ये क्या है, ये पैरासाइटिक है, यानी ये डिसीज कॉज करेंगे। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि इनको कहा क्या जाता है, देखो जो जो क्वेश्चंस होते हैं इन तीनों से वो थोड़े मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ओहो माय गॉड, अच्छा ये बताओ, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो आप लोग, कितने प्यारे हो आप लोग, बताओ। मैं लिटरली जब देखती हूँ अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ और वहां पर जब आपके मैं इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स और इतने स्वीट स्वीट वर्ड्स देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ इतने प्यारे लोग, इतने प्यारे लोग। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, प्लानेरिया की अगर हम बात करते हैं तो देखो प्लानेरिया जो है ना ये फ्री लिविंग भी है और हाई जनरेशन, ठीक है, हाई रीजनरेशन इनमें आपको देखने को मिलता है। दे आर हाईली रीजनरेटिव, यानी सबसे ज्यादा अगर रीजनरेशन किसी में देखने को मिलता है तो वो हमारे प्लानेरिया में ही देखने को मिलता है। फिर एक बात बताओ फेस्कियोला की, फेस्कियोला को मैंने आपको क्या बताया था कि इसे कॉमनली हम क्या कहते हैं, इसे हम शेप लिवर फ्लूक कहते हैं और इनका कॉमनली आप इन्हें फ्लूक भी कह सकते हो। फिर टीनिया को क्या कहते हैं, अभी पढ़ाएंगे तो टीनिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पढ़ लिया है वो बता दे रही हूँ। तो शीप लिवर फ्लूक कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये शीप लिवर रॉट डिसीज कॉज करते हैं, लिवर रॉट डिसीज कॉज करते हैं। अगर मैं फेस्कियोला की थोड़ी सी बात और करती हूँ, थोड़ी सी बात सिर्फ, तो फेस्कियोला में हमने क्या क्या पढ़ा था, फेस्कियोला, फेस्कियोला में हमने क्या पढ़ा था कि दे आर डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट, है ना, दे आर डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट, यानी इनको दो होस्ट की जरूरत पड़ रही है। कौन कौन से दो होस्ट, तो इनका जो प्राइमरी होस्ट है और इनका सेकेंडरी होस्ट। तो इनका प्राइमरी होस्ट कौन था, शीप, और इनका सेकेंडरी होस्ट कौन था, स्नेल, है ना। ये हमने इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। इनकी बॉडी में हमने देखा था सकस थे, एलिमेंट्री के नॉल्स था, होप था, रोस्टेलम, बहुत सारी चीजें, रोस्टेलम अभी आपको टीनिया में देखने को मिलेगा। तो ये हमने स्नेल और शीप पढ़ा हुआ है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इनके डेवलपमेंट, जो लार्वल डेवलपमेंट है उनको याद करने की। क्या ट्रिक बताई थी, मैंने बोला था कि याद कर लेना मिस रेसीम, क्या याद कर लेना, मिस रेसीम। मिस रेसीम क्या है भाई, तो देखो सबसे पहला इनका लार्वा कौन सा है, मेटा सॉरी 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 माय बैड, आई एम रियली सॉरी। सबसे पहला जो है वो है मिरासीडियम, ठीक है। दूसरा लार्वा कौन सा था, दूसरा था स्पोरोसिस्ट। तीसरा कौन सा था, रेडिया। चौथा कौन सा था, सर्केरिया। और पांचवा कौन सा था, मेटा सर्केरिया, ठीक है। अब एक बात समझो, इसको कैसे याद करना है, आपसे पूछा जाएगा कि शिप को कौन इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब शिप की बॉडी में कौन सा लार्वा जा रहा है, और पूछा जाएगा स्नेल की बॉडी में कौन सा लार्वा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली इसको आप कॉमन सेंस से देख सकते हो कि जो मेटासर्केरिया है वो आपके शिप को इन्फेक्ट करता है, वहीं इनका जो मिरासीडियम है वो इनके स्नेल को शिप करता है, यानी इन्फेक्ट करता है। यानी कि जो हमारा लास्ट जो मेटासर्केरिया है वो इनके प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, और जो मिरासीडियम है वो स्नेल यानी सेकेंडरी होस्ट को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा क्रेजी सा है ना, ये थोड़ा सा क्रेजी सा ट्रिक है कि इनका जो प्राइमरी होस्ट है उसको सबसे लास्ट वाला लार्वा क्या कर रहा है, यानी मेटासर्केरिया इन्फेक्ट कर रहा है,
और जो इनका स्नेल सेकेंडरी होस्ट है उसको मिरासीडियम इन्फेक्ट कर रहा है। तो अब जीवन में कभी भूलना मत, ठीक है। तो ये कुछ बात थी जो हमें फेस्कियोला के बारे में जानना था। डिसीज मैंने आपको अभी पढ़ाया कि शिप लीवर रॉट इनमें डिसीज है, फ्लूक हम इन्हें कहते हैं। अभी मैं आपको फेस्कियोला और टीनिया के बीच में डिफरेंशिएशन बता दूंगी। अगर मैं बात करती हूँ टीनिया की, तो देखो ये भी हमारे प्लेटीहेलमिन्थेस से बिलोंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको इनमें क्या देखने को मिलेगी, सिमिलर फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब देखो कॉमन नेम इनका पोर्क टेपवर्म है। हम क्या बोलते हैं, देखो मैं क्या बोल रही हूँ बच्चा लोग, हम पढ़ते हैं टीनिया सोलियम, यानी कि हमारे पास एक जीनस है और इसकी एक स्पीसीज है, ठीक है। अब ये जीनस की और भी दूसरी या तीसरी स्पीसीज हो सकती है। जो हमारा टीनिया सोलियम है, जो कि पर्टिकुलर एक स्पीसीज है टीनिया की, वो कॉज करती है किसमें डिसीज, जो हमारे सुअर होते हैं, पिग होते हैं, उनको ये डिसीज कॉज करती है और इसलिए इनका नाम हमने पोर्क टेपवर्म रखा है। अगर यहीं पर टीनिया सेगिनाटा हो जाएगा, यानी दूसरा एक स्पीसीज है इनका टीनिया सेगिनाटा, तो टीनिया सेगिनाटा को हम क्या कहेंगे, बीफ टेपवर्म, यानी जो हमारे गाय माता है बीफ टेपवर्म, जो उनके मांस को खाते हैं उनमें टीनिया सेगिनाटा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपसे पूछेगा टीनिया टीनिया क्या कॉज कर रहा है, तो आप बोल दोगे कि भाई ये तो पोर्क टेपवर्म है, ये कॉज कर रहा है, सुअर में कॉज करता है। नहीं, सुअर में करता है, बट गाय माता में भी करता है, मतलब गाय में भी करता है, ठीक है ना। कैटल्स में डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो ये स्पीसीज का अंतर आपको समझना है। तो दो स्पीसीज मैंने बताई कि टेनिया सोलियम जो है वो पिग में डिसीज कॉज कर रहा है, पिग के थ्रू डिसीज कॉज होता है, तो वो पोर्क टेपवर्म कहला रहा है। वहीं पे जो टीनिया सेगिनाटा है वो काऊ के जो मसल्स होते हैं, जो मांस होता है, उनको जो लोग कंज्यूम करते हैं, उनमें आप टीनिया सेगिनाटा देखते हो कि ये डिसीज कॉज कर रहा है, ठीक है। फिर इनका फाइलम या क्लास क्या है, फाइलम इनका है प्लेटीहेलमिन्थेस और क्लास है सिस्टोडा। क्लास क्या है, सिस्टोडा क्लास है इनका। फिर इनका हैबिटेट डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट, इनके भी दो होस्ट होंगे, डाई यानी दो, और होस्ट हो गए इंडोपैरासाइट, यानी कि विद इन द बॉडी रह करके, विद इन द बॉडी रह करके ये कोई ना कोई डिसीज को क्या करेंगे, उनकी बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हैबिटेट की बात करें, डेफिनेटिव, देखो प्राइमरी होस्ट इनका स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस होता है, यानी आप डायरेक्टली ह्यूमन लिख सकते हो। हम क्या करेंगे आज, क्योंकि टीनिया सोलियम मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो हम यहाँ पर साथ में ना अपना खुद का नोट्स बनाएंगे। और आज इस वीडियो के थ्रू आप ये समझ जाना कि जब मैं आपको इस तरीके से पढ़ाती हूँ तो आपको नोट्स बनाना कैसे है। मैंने आपको क्या बोला कि टीनिया सोलियम जो है, ठीक है, टीनिया सोलियम जो है ये पोर्क टेपवर्म के नाम से जानी जाती है ना, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इनका जो, अगर आप केपीसी ऑफ जीएस वगैरह देखो तो क्लासिफिकेशन देखोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंटली आप ये याद रखो कि इनका फाइलम जो है वो प्लेटीहेलमिन्थेस है, जिसे आप सिर्फ प्लेटी भी लिख सकते हो। फिर इनका क्लास अगर हम बात करते हैं तो क्लास हमने पढ़ा कि सिस्टोडा है, ठीक है। अब क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थेस है तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी पाई जाएगी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी पाई जाएगी, ठीक है। प्लस ये क्या है, डाइजेनेटिक है, और क्या है, इंडोपैरासाइट है ना। अब डाइजेनेटिक है तो डाइजेनेटिक का मतलब दो होस्ट है इनके पास। पहला होस्ट क्या है, प्राइमरी होस्ट है, और दूसरा होस्ट सेकेंडरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट को ही हम डेफिनेटिव होस्ट, प्रिंसिपल होस्ट भी कह देते हैं, तो कुछ कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। प्राइमरी होस्ट जो है वो मेन है और सेकेंडरी होस्ट कैटल है और कैटल में क्योंकि हम सोलियम की बात कर रहे हैं तो वो पिग है। अगर हम सेगिनाटा की बात करते तो वो काऊ होता, ठीक है। ये चीज हमें इतना तो पता चल गया, ठीक है। ये हमें इस तरीके से आज खुद नोट्स बनाना है और इसी तरीके से मैं आपको अपनी कॉपी में भी नोट्स जो है वो प्रिपेयर करना है। ये हमें फर्स्ट स्लाइड से इतनी चीजें आपको रटनी है। रटनी क्या है, समझ में आ ही रहा होगा जब पढ़ा रही हूँ तो, है ना। फिर देखो इंटरमीडिएट यानी सेकेंडरी होस्ट जो है वो पिग है। ये ओकेजनली ह्यूमंस एक्ट एज एन एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट, ये ठीक है, इसको छोड़ दो। आपको याद रखना है प्राइमरी होस्ट, जो प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट या प्रिंसिपल होस्ट इनका ह्यूमन या मेन है, मेन या ह्यूमन जो भी बोल दो, और इंटरमीडिएट होस्ट इनका पिग है, ठीक है। अब समझो
ये इस तरीके से आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन में आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं। कुछ ये इनका एक स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हो, कुछ इस तरीके से आपको टीनिया सोलियम जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और ये सब आपका इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन है उसमें ये पड़े हुए हैं टीनिया का, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा इजीनेस हो जाएगा। देखो आपको कैसे फिगर बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ दिस, ठीक है, फिर इस तरीके से आप इनका माउथ जो है वो बना देंगे। अब यहाँ पे समझो, ये हो गया इनके पास शक्कर, ठीक है, और बीच में इनके पास क्या होगा, रोस्टेलम, और क्या होगा इनके पास, रोस्टेलम से निकलते हुए हुक, ठीक है। तो ये इनका कौन सा पार्ट है, ये इनका स्कॉलेक्स का पार्ट है, यानी हेड, ऐसे बोल सकते हो कि ये इनका हेड है, ठीक है। आफ्टर दैट यहां से आप इनकी बॉडी में नेक का एक रीजन देखते हो, नेक है जो कि अनसेगमेंटेड है, सेगमेंटेशन इनमें नहीं पाया जा रहा है, ये क्या है, अनसेगमेंटेड है, किसी भी तरीके का सेगमेंटेशन इनमें नहीं पाया जाता है, नो सेगमेंटेशन एट ऑल। सेगमेंटेशन मतलब कि किसी भी तरीके का ऐसा विभाजन जो है वो आपको बॉडी में नेक के पोर्शन में नहीं दिखाई देता है, गेट इट। सेकेंड, अच्छा, प्लैटीहेलमिन्थेस में किसी भी तरीके का सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन क्यों अब इसको जोड़ना जरूरी है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और चीज आपको बतानी है। प्लैटीहेलमिन्थेस में क्या नहीं होता है, देयर इज नो सेगमेंटेशन इन बॉडी, नो सेगमेंटेशन इन बॉडी, ठीक है, किसी भी तरीके का सेगमेंटेशन नहीं होता है, बट क्या है, बट ये है कि यहाँ आपको टीनिया में आपको स्यूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, स्यूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट इज दिस स्यूडो सेगमेंटेशन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज दिस स्यूडो सेगमेंटेशन, तो अभी तक आपने हेड देखा, नेक देखा, कहीं सेगमेंट दिखे या नहीं दिखे, कहीं नहीं दिखे, लेकिन यहां से आपको क्या होगा, यहां से आपको जो इनकी पूरी की पूरी बॉडी है वहां आपको सेगमेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन वो ट्रू सेगमेंट्स बिल्कुल नहीं होंगे। अब यहाँ से इनका जो है बॉडी वो सेगमेंट्स में बंटना स्टार्ट हो जाता है, यानी आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर ऐसे सेगमेंट्स यानी लाइंस, जो आपको लगेगा कि इनकी बॉडी में कितने ज्यादा लाइंस है यार, कितना ज्यादा इनमें लाइंस है, तो ऐसा आपको यहाँ पर बॉडी में दिखाई देगा, ठीक है। जैसे आपने अर्थवॉर्म वगैरह में सेगमेंटेशन देखी होगी, तो उनकी ट्रू सेगमेंटेशन है, ठीक है, लेकिन इनकी जो है ना, इनकी जो है वो स्यूडो सेगमेंटेशन है, ठीक। अब ये जो पोर्शन है जहां हम स्यूडो सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो हम उसे सिर्फ स्यूडो सेगमेंटेशन, बायोलॉजी में बोलना थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, क्योंकि हमें क्या होता है, हम बायोलॉजी में हर एक चीज ना इतनी मतलब अलग सी लैंग्वेज में बोलेंगे ना कि दूसरा वाला डर जाए, मतलब लगता है ऑरा होता है बायोलॉजी स्टूडेंट का, जब वो थोड़ा बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट करे तो ऑरा होता है उनका, तो हम इसे सिर्फ सेगमेंटेशन या स्यूडो सेगमेंटेशन बोल दें, ये थोड़ा सा हमारे लिए बेइज्जती हो जाएगा, तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटिड, यानी जो हमारा स्यूडो सेगमेंटेशन है, स्यूडो सेगमेंटेशन इन टीनिया, ठीक है, इन टीनिया नन एज प्रोग्लॉटिड, क्या बोलते हैं हम इन्हें प्रोग्लॉटिड कहते हैं। तो इस नाम से अब तो नहीं डरोगे ना कि व्हाट इज दिस प्रोग्लॉटिड, नहीं डरोगे ना, प्रोग्लॉटिड कहते हैं। ये जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ये सब इनका क्या है बच्चा लोग, ये इनका प्रोग्लॉटिड है। तो ये काफी बड़ा प्रोग्लॉटिड नहीं हो गया पूरी बॉडी में, सिर्फ हम इतने को प्रोग्लॉटिड बोल दें, नहीं, औरा बनाना है भाई। तो अब समझो, यहाँ पर इनके कुछ पोर्शन जो आगे के होते हैं नेक से जुड़े, उन्हें हम कहते हैं यंग प्रोग्लॉटिड्स, यानी हमने प्रोग्लॉटिड्स को बांट दिया है कि यंग प्रोग्लॉटिड्स, फिर हम देखते हैं मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है, और हम क्या देखते हैं, और हम देखते हैं ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई, दिस इज योर टीनिया, स्ट्रक्चर इज सो इजी, ठीक है। तो ये हो गया यंग प्रोग्लॉटिड, ये हो गया मैच्योर प्रोग्लॉटिड, और ये हो गया ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, यानी हमने क्या किया है, हमने प्रोग्लॉटिड्स को बांट दिया है। अब बांटा है तो भाई कुछ तो इसमें डिफरेंशिएशन होगा, कुछ तो इनमें अलग अलग
चीजें होंगी तभी हमने बांट दिया है ना, कुछ तो होगा। अब मेरी एक बात समझो, जो हमारा टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम इज हर्माफ्रोडाइट। ये क्या है? हर्माफ्रोडाइट। अब हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है कि एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, यानी हमारे पास फीमेल और मेल दोनों क्या है यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं। अब समझो, कुछ जो इनके प्रोग्लॉटिड्स हैं उनमें आपको मेल एंड फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो दिखाई देंगे, मैच्योर दिखाई देंगे, और कुछ में नहीं दिखाई देंगे। तो ये बेसिकली बांटा इसीलिए गया है कि यंग प्रोग्लॉटिड्स जो होंगे उनमें आपको किसी भी तरीके का क्या नहीं देखने को मिलेगा, सेक्स ऑर्गन देखने को नहीं मिलेगा। थ्योरेटिकली अभी पढ़ा रही हूँ। फिगर से आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो हमने नेक देखा है वो हमारी अनसेगमेंटेड है, लेकिन होल अगर मैं प्रोग्लॉटिड की बात करती हूँ तो उसमें आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ये जो जितना पार्ट मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये इतना पार्ट, दिस इज योर सेगमेंटेड प्रोग्लॉटिड। ठीक है, यहाँ पर आपको सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। ये आपको फिगर से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज योर टीनिया सोलियम। अब हम ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए तो अब थ्योरी आराम से समझ आ जानी चाहिए, है ना। देखो, सबसे पहले समझो, दिस इज योर रोस्टेलम, एंड रोस्टेलम से निकल रहा है हुक। ठीक है, और ये हुक होगा किस लिए? ये हुक होगा किस लिए बताओ? और ये हमारे पास सकर। तो ये तीन स्ट्रक्चर, सकर, हुक और रोस्टेलम, ये तीन स्ट्रक्चर स्कॉलेक्स बना रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक है। कहीं आपको सेगमेंटेशन दिख रहा है क्या? कहीं सेगमेंटेशन नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखो, प्रोग्लॉटिड से आपको सेगमेंटेशन देखना स्टार्ट हो गया। ये सिर्फ इसका माउथ वाला यहाँ, ये हेड वाला यहाँ बनाया हुआ है पूरा पोर्शन। ये देखो बॉडी, यहाँ पर आपको मैच्योर दिखाई दे रहा है, और ये पूरा इमैच्योर प्रोग्लॉटिड है। ये पूरा इमैच्योर है, फिर मैच्योर है, फिर ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है। तो यहाँ आपको स्यूडो सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है। बच्चों लोग, आप अभी पूछोगे कि दीदी हमने ठीक है स्यूडो सेल, आपने बोला कि सेगमेंटेशन है, ठीक है। अब ये बताइए कि हमने पिछले फाइलम में क्या ये सब सेगमेंटेशन वगैरह देखा था? नहीं देखा था। हमने यहाँ तक, हमने टीनोफोरा तक, देयर इज नो एनी सेगमेंटेशन, नो सेगमेंटेशन एट ऑल। ठीक है, नो सेगमेंटेशन। हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी किसी तरीके का सेगमेंटेशन नहीं है, बट हमारे टीनिया में आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, वो भी है स्यूडो सेगमेंटेशन। क्या देखने को मिलता है? स्यूडो सेगमेंटेशन। नाउ ठीक है, स्यूडो सेगमेंटेशन, दीदी स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, इतना तो हमारे को पता है ना, इतना तो आपने पढ़ा रखा है कि हमें पता है कि स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, और सेगमेंटेशन यानी सेगमेंट्स, बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं। तो हम क्यों इसे फॉल्स सेगमेंट कह रहे हैं, क्यों नहीं हम सेगमेंटेशन कह दे रहे हैं? जैसे हम लीचेस में देखते हैं जो जोक होती है, जैसे हम अर्थवॉर्म्स में देखते हैं, उनमें सेगमेंटेशन होती है। हम उन्हें क्यों सिर्फ सेगमेंटेशन कह रहे हैं, हम उन्हें क्यों नहीं स्यूडो सेगमेंटेशन कह रहे हैं? क्योंकि देयर आर क्राइटेरिया। अब समझो, स्यूडो सेगमेंटेशन जो होता है, सबसे पहले एक सेगमेंटेशन होने के लिए कि बॉडी सेगमेंटेड कहलाए, सेगमेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स होने चाहिए। कि 33 है तो 33 ही होने चाहिए, 100 है तो 100 ही होने चाहिए। यानी कि अगर एक लीच में 33 सेगमेंट्स हैं तो दूसरे लीच में भी 33 सेगमेंट्स ही होने चाहिए, नहीं तो नहीं। सेकेंडली, एक और क्राइटेरिया ये है कि अगर हमारे पास सेगमेंट्स हैं तो सेगमेंट्स का जो लास्ट वाला सेगमेंट होता है बॉडी का, जो सबसे लास्ट सेगमेंट्स होते हैं वो इक्वल ही होते हैं। वो क्या होते हैं? वो पूरे बॉडी में जैसे सेगमेंट्स हैं, लाइक पूरे बॉडी के सेगमेंट्स इक्वल होते हैं, लास्ट वाले सेगमेंट छोटे हो जाते हैं। जैसे आपने लीच में देखा होगा, आपने अर्थवॉर्म में देखा होगा, जो लास्ट वाले सेगमेंट्स होते हैं ना, वो सबसे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं लीच की फोटो बनाऊं तो कुछ इस तरीके से लीच होती है, तो यहाँ का सेगमेंट देखो ना, ये बॉडी से तो छोटा ही है ना। लेकिन हमारी टीनिया सोलियम का जो सेगमेंटेशन है, जो सेगमेंट है, वो लास्ट वाला देखो सबसे बड़ा है। यहाँ से देखो ना, यहाँ से देखो, इस वाले सेगमेंट से, ये वाले से आपको वो बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है? देखो, सी, मैं इस कलर से कर देती हूँ। ये सेगमेंट का आप लेंथ और ब्रेथ देखो, और आप इस सेगमेंट का लेंथ और ब्रेथ देखो। आपको क्या लग रहा है, कौन बड़ा है, कौन चौड़ा है और कौन बड़ा है? बताओ, ये वाला चौड़ा और बड़ा है या वो वाला?
तो वो वाला आपको सबसे ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो यानी जो क्राइटेरिया है वो तो पूरा ही नहीं हो रहा है। जो लास्ट वाला उसको तो छोटा होना चाहिए था, तब हम उसे सेगमेंटेशन कहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, वो तो बड़ा निकल गया। प्लस यहाँ पर आप देखो ना, सेगमेंट्स का नंबर जो है वो वेरी करता है, टीनिया में वेरी कर देता है, वो एक जैसा नहीं होता कि इतने ही सेगमेंट होंगे, नहीं। तो देयर इज नो फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट, ऑल्सो इन द लास्ट आपको जो स्मॉल होना चाहिए था वो सबसे लार्ज एंड वृत्त में भी बड़ा है, तो दैट इज वाई हम इन्हें स्यूडो सेगमेंटेशन कह रहे हैं, यानी सेगमेंट्स तो है बट क्राइटेरिया पूरी नहीं हो रही है कि हम इन्हें सेगमेंट्स बोल दें कि बॉडी पे सेगमेंटेशन है। इसीलिए अब हम उसे बोले क्या, तो हम यही कहेंगे ना कि फॉल्स सेगमेंटेशन है, यानी कुछ तो सेगमेंटेशन का पार्ट कंप्लीट है बट कुछ नहीं है, तो दैट इज वाई हम इन्हें स्यूडो सेगमेंटेशन बोलते हैं। गेट इट? क्वेश्चन आता है ये, इसलिए मैंने इतनी चर्चा की है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ये इनकी बॉडी मैंने आपको बता दी। अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो पढ़ी है वो यहाँ पर देख लो। रिबन लाइक बॉडी होती है, ठीक है। स्ट्रोबिला measures 2 to 4 meters in length and divided into 3 distinct regions. The very first one is your scolex, जिसे आप हेड कह रहे हो। नॉब लाइक होता है, क्वाड्रेट हेड होता है, क्वाड्रेट हेड यानी इस तरीके का हेड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मेजरिंग 1 millimeter in diameter, features 4 hemispherical suckers for adhesion. 4 हेमिस्फेयर, ठीक है, 4 सकर होते हैं, याद रखो, एडेशन के काम यानी चिपकने के, होस्ट की बॉडी से चिपकने के काम आएंगे। प्रोमिनेंट एंटीरियर कुशन कॉल्ड रोस्टिलम प्रेजेंट होता है। रो ऑफ 20 to 23 काइटिनियस हुक होते हैं। यानी हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारे पास सकर हैं वो एडहेशन के काम आ रहे हैं, वो होस्ट की बॉडी से जुड़ने के काम आ रहे हैं। वहीं पे हमारे जो हुक है वो पेनिट्रेशन के काम आ रहा है कि हम क्या, ये जो हुक है इसके ही द्वारा वो होस्ट को पकड़ेंगे और सकर के द्वारा चिपक जाएंगे, ठीक है। और रोस्टिलम है। फिर समझो, नेक की अगर हम बात करते हैं, शॉर्ट होता है, नैरो होता है, अनसेगमेंटेड रीजन है, किसी तरीके का सेगमेंट नहीं पाया जाता है, स्कॉलेक्स के नीचे होता है। इसे हम जोन ऑफ प्रोलिफरिकेशन या बडिंग जोन भी कहते हैं। और कंटिन्यूअली जनरेटिंग न्यू प्रोग्लॉटिड बाय स्टॉबुलेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे नेक रीजन होते हैं उन्हें हम जोन ऑफ प्रोलिफिकेशन कहते हैं, बडिंग जोन, यानी ये आगे के जो न्यू प्रोग्लॉटिड्स हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। यानी जो हमारा नेक वाला रीजन है वो आगे का प्रोग्लॉटिड रीजन बनाएगा। ये नेक जो है ये आगे के जितने प्रोग्लॉटिड वाले रीजन है उनको बनाएगा। कैसे बनाएगा? बाय स्टॉबुलेशन। स्टॉबुलेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। स्टॉबुलेशन यानी एसेक्सुअली यहाँ पर चीजें चलेंगी बॉडी में, उससे प्रोग्लॉटिड जो है वो बनता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, ये मैंने बनाया हुआ है टीनिया सेगी, एक मिनट, ये मैंने क्या बनाया हुआ है, टीनिया सोलियम, है ना, ये मैंने बनाया, मुझे याद आ गया, टीनिया सोलियम, ठीक है। ये टीनिया सोलियम बनाया हुआ है। एक इसकी स्पीसीज जिसकी बात की मैंने, टीनिया सेगिनाटा। तो देखो बच्चा लोग, टीनिया सेगिनाटा में रोस्टिलम एंड हुक प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर सकर, रोस्टिलम, हुक तीनों प्रेजेंट है, तो टीनिया जो सेगिनाटा है उनमें आप देखते हो, टीनिया सेगिनाटा जो है उसमें आप देखते हो कि जो हुक है और जो रोस्टिलम है वो क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। एंड इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, अनआर्म्ड टीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनआर्म्ड टीनिया। यानी इनमें रोस्टिलम एंड हुक एब्सेंट होता है, सिर्फ सकर होते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें अनआर्म्ड टीनिया कहते हैं। तो ये पूछा जाता है, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेगिनाटा में डिफरेंस क्या है, कि टीनिया सोलियम के पास उसके स्कॉलेक्स में हेड है, उसके स्कॉलेक्स में रोस्टिलम है, हुक है, सकर है, लेकिन टीनिया सेगिनाटा जो है वो हमारा अनआर्म्ड टीनिया कहलाता है। और यहीं पर लिख देती हूँ कि टीनिया सेगिनाटा को हम बीफ टेपवर्म भी कहते हैं। ये 2 पॉइंट आपको टीनिया सेगिनाटा का याद करना है फॉर योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन आफ्टर दैट वी हैव, हाँ, इसकी बात करनी थी कि इनके पास 4 सर्कल होते हैं। ये पूछा जाता है नंबर ऑफ सर्कल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 4 सर्कल्स आपको प्रेजेंट। अब ये बताओ, कभी भूलोगे क्या? मुझे नहीं लगता है कि अब आप जीवन में कभी भूलोगे कि इसके 4 सर्कल होते हैं। ये बताओ। ओहो माय गॉड, आई एम सो मच कंफ्यूज ये कलर में ही, लेकिन क्या करूं, अच्छा लगता है मुझे, बिना कलर के अच्छा ही नहीं लग रहा है। देखो, ये जो है ये 1 2
3, 4। अब आप कभी भी भूलोगे क्या कि यहाँ पे 4 सर्कल होते हैं या इनका क्वाड्रेट टाइप का हेड होता है? यही होता है। देखो जब आप फिगर बनाते हो ना बच्चा लोग, तो यही होता है। फिगर बनाने में बहुत आपको ज्ञान ऑलरेडी मिल जाता है। जब मैं पूरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर 1 पढ़ा दूंगी, ये सारे स्पीसीज वगैरह, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो स्पेशली बनाऊंगी जहां पर सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, जितने फिगर हैं यूग्लिना के, पैरामीशियम के, मोनोसिस्टिस के, सारे फिगर्स को मैं एक ही बार आपको बना करके उस वीडियो में बता दूंगी, सो दैट आप जीवन में उसे भूलो ही ना। तो एक क्लास में रखूंगी, अगर चाहिए होगा तो मुझे बताना, वरना मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाली हूँ। तो आज मुझे कमेंट में बता देना कि चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो स्टॉबिलेशन की बात करते हैं, जिन्हें हम बॉडी सेगमेंट्स कह रहे हैं, ठीक है, उसे हम स्टॉबिला भी बोलते हैं। ये 800 से लेकर के 1000 चेन लाइक सेगमेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रोग्लॉटिड कहते हैं। देखो बच्चा लोग, 800 से 1000 यानी वेरी हो रहा है ना, 800 से 1000, किसी किसी में 1000 पाया जा सकता है, किसी किसी में 800 पाया जाता है, यानी यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट नहीं है। तो हम कैसे कह दें कि सेगमेंटेशन है? बोलो। तो इसीलिए हम इसे शूडो सेगमेंटेशन कहते हैं। 3 रीजन में बांटा गया है। इमेच्योर प्रोग्लॉटिड जो कि सबसे ज्यादा छोटा होता है, वाइडर देन लॉन्ग सेगमेंट, ठीक है, डायरेक्टली बिहाइंड द नेक, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं या फिर डेवलपिंग होते हैं, एब्सेंट ही मानो। मैच्योर की बात करें तो स्क्वेरिश सेगमेंट्स होते हैं कंटेनिंग फुल्ली डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मैच्योर में अब आपको क्या दिखाई देगा, पूरे अच्छे तरीके से जो मेल एंड फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स है वो डेवलप दिखाई देंगे। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में इलोंगेटेड सेगमेंट्स होते हैं, पोस्टीरियर एंड्स पे एग फिल्ड यूट्रस आपको यहाँ पर दिखाई देता है, और मतलब यूट्रस में आपको 30,000 से 40,000 एग जो है वो आपको पर सेगमेंट्स में देखने को मिलता है। यानी ऐसे अगर सेगमेंट्स बने हैं, तो अगर यूट्रस है तो एक में आपको 30,000 से 40,000 एग्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सेट्स ऑफ इन द बैचेस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एपोलाइसिस। अब देखो जब यूट्रस वाला, इस सब फिगर से समझना पड़ेगा, यहाँ पे समझो, इनकी बॉडी में जब मैंने इनकी बॉडी बनाई है, तो अभी कुछ इस तरीके से इनको छोटा सा बनाते हैं, ठीक है। ये इनका नेक हो गया, यहाँ से सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं और ऐसे करके, ठीक है। तो मान लो कि ये इनका यंग वाला हो गया, ये इतना मैच्योर समझ लो, ठीक है, और ये यंग हो गया, और इधर इनका क्या समझ लो, ग्रेविड समझ लो। तो सबसे पहले यंग की बात करते हैं। तो यंग में हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, नाम ही बता रहा है ना, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। भाई यंग है अभी वो, है ना, आप भी यंग मतलब होते हो, तो अभी सेक्स ऑर्गन आप में भी सेक्स ऑर्गन तो होता है, बट वो फीलिंग नहीं होती ना, आप कैसे, आप नहीं होती आपके अंदर। आप अगर देखो फीमेल्स में भी, तो एक सर्टेन एज के बाद से उनमें पीरियड्स आते हैं, एक सर्टेन एज के बाद से आप सारी चीजें समझना सीखते हो, उसको समझने लगते हो, आप मेल एंड फीमेल अट्रैक्शन होता है। आप छोटे से जब से पैदा हो रहे हो, आपको थोड़ी ऐसा होने लगता है कि मेल फीमेल में अट्रैक्शन होने लगा, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी लागू करो। यंग है भाई, यंग है अभी वो, तो इसमें आपको सेक्स ऑर्गन नहीं दिखाई देंगे। मैच्योर हो गए, अब आप मैच्योर हो गए, तो भाई देखो सेक्स ऑर्गन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा। तो यहाँ मुझे बताना ये था कि हम ग्रेविड की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो ग्रेविड में हमने, एक मिनट बचा, एक मिनट, मैंने क्या बोला, हाँ ग्रेविड में बात की ना। ग्रेविड की अगर हम बात करें, तो जो जो इसमें यूट्रस पाया जाता है, तो हर एक सेगमेंट में, ठीक है, ऐसे ग्रेविड के जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें यूट्रस होता है। हर एक सेगमेंट के यूट्रस में आपको क्या दिखाई देता है, यूट्रस में आपको 30,000 से काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा, अब मैं कितना लिखूं, अप्रॉक्स आप जितना भी लैक में लिख लो, कि यहाँ पर क्या होते हैं, एग जो है यूट्रस में प्रेजेंट होता है। अब इतने ज्यादा एग जब प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है कि ये जो यूट्रस वाला सेगमेंट है वो फट जाता है, और ग्रेविड के, ये जो ग्रेविड वाला पोर्शन फट रहा है, तो ये क्या करता है, ये सेगमेंट्स टूटने लगते हैं। क्या होने लगता है, ब्रेकिंग होने लगता है, बॉडी से वो टूट टूट के गिरने लगते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा एग यहाँ पर क्या हो गए हैं, मतलब एग बहुत ज्यादा हो गया। अब एक थैले में आप बहुत ज्यादा चीजें भरोगे तो वो थैला फट जाएगा। तो वैसे ही इनकी बॉडी में ये सेगमेंट्स में अगर बहुत ज्यादा एग हो जाएगा, तो वो सेगमेंट फट जाएगा, और फट करके क्या होगा, गिरने लगेगा, यानी टूटने लगेगा। तो उस प्रोसेस को, जहां पर ब्रेकिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होता है टीनिया की बॉडी में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम एपोलाइसिस कहते हैं। अब तो समझ आ गया ना क्या होता है एपोलाइसिस। एपोलाइसिस में क्या हो रहा है, जो प्रोग्लॉटिड है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, उसमें यूट्रस में बहुत ज्यादा एग हो जा रहा है, उस एग का नंबर इतना बढ़ जाता है कि वो सेगमेंट झेल नहीं पाता है, फट जाता है, और वो टूट टूट के गिरने लगता है। उस प्रोसेस को हम एपोलाइसिस कहते हैं। यही यहाँ पर आपने लिखा हुआ देखा था।
ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैव अनदर स्लाइड जहां पर हम इनकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी खत्म हो गई। फिजियोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो फिजियोलॉजी में सबसे पहले डाइजेशन की बात करते हैं। कंप्लीटली एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है। न्यूट्रिएंट यानी ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब डायरेक्टली टू द बॉडी वॉल ऑफ द होस्ट सेल। होस्ट की बॉडी में जा रहे हैं तो वहीं से खाना लेंगे। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने बता रखा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल्स काफी इंपॉर्टेंट है, एंड फ्लेम सेल्स अगर ग्रुप में है तो वो प्रोटोनेफ्रीटिया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मैंने बोला मोनोशियस इनका अनदर नेम है, और मैच्योर प्रोग्लॉटिड, इन ईच मैच्योर प्रोग्लॉटिड। मेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल काफी ज्यादा होते हैं, न्यूमरस इन नंबर होते हैं। स्मॉल स्फेरिकल टेस्टिस पाया जाता है स्कैटर्ड थ्रू आउट द पैरेन्काइमा, एक पूरे पैरेन्काइमा में वो क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। फीमेल की बात करें तो बाइलोब्ड ओवरी पाई जाती है, कॉम्पैक्ट विटेलाइन ग्लैंड पाया जाता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियन ब्रांच यूट्रस पाया जाता है, और differentiated it from Taenia saginata, and 7 to 13 lateral branches on each side, a key feature differentiating it from Taenia saginata which have 15 to 30 branches। तो यूट्रस में आपको ना उसके किनारे किनारे ब्रांचेस दिखाई देती हैं, एंड इनके नंबर से भी आप टीनिया सेगिनाटा एंड टीनिया सोलियम को डिफरेंशिएट कर सकते हो। टीनिया सोलियम में लेटरल ब्रांचेस कम होती हैं और टीनिया सेगिनाटा में ज्यादा होता है, तो ये भी आप एक डिफरेंशिएशन में लिख सकते हो। तो ये इनका रिप्रोडक्टिव जो है वो पोर्शन है। मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के दिखा देती, बट कोई जरूरत नहीं है उतना ज्यादा लिखने की, कोई जरूरत, वैसे लिख दोगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा, नंबर आपको अच्छा ही मिलेगा, बट उसकी कोई जरूरत नहीं लग रही है मुझे, है ना। वरना बहुत अच्छा फिगर है मेरे पास, मुझे याद भी है दिमाग में, बट उसको रहने देते हैं। लाइफ साइकिल को समझते हैं। लाइफ साइकिल को समझने के लिए वी हैव, देखो लाइफ साइकिल में सबसे पहले एक एडल्ट वॉर्म आता है जिसे आप टीनिया सोलियम टेप वॉर्म कह रहे हो। तो एडल्ट टेप वॉर्म जो है वो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वहीं पर इसके पास स्कॉलेक्स भी है, नेक भी है, और न्यूमरस प्रोग्लॉटिड भी है। अब एग और ग्रेविड जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं जिसकी वजह से वो फट जाता है ना। और वो हमारे ह्यूमन बॉडी के थ्रू, अब वो फट गया तो वो रीजन जो है वो फीसेस के थ्रू, यानी जो आप पॉटी करते हो उसके थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। तो अगर मान लो कि आपको पता है कि काफी बार लोग बाहर जाते थे, है ना, जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, गवर्नमेंट की दिक्कत है भाई, तो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो सॉइल हो गया, वाटर हो गया, वेजिटेशन हो गया, जब आपके फीसेज उसमें जाते हैं और उसको किसी तरीके के जो हमारे क्यूट क्यूट कैटल्स हैं, जैसे पिग हो गया, गाय हो गई, काऊ हो गया, तो जब ये उससे कॉन्टामिनेटेड फूड खा ले, या फिर डायरेक्ट उसके ही थ्रू उसे कंज्यूम कर ले, फीसेस को कंज्यूम कर ले, या फिर फीसेस से कॉन्टामिनेटेड कोई ग्रास हो गई, कोई कचरा हो गया, उसको अगर उन्होंने खा लिया, तो अब क्या होगा, जो यहाँ पर एग था वो उनकी बॉडी में चला गया, ठीक है। तो पिग इन्फेक्शन में पिग बिकम इन्फेक्टेड बाय ईटिंग फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद ह्यूमन फीसेस कंटेनिंग एग, जो मैंने आपको बताया। देन आफ्टर दैट उनमें जाते ही ऑन्कोस्फेयर हेक्साकेंथ लार्वा बनेगा। जो एग होगा इन द पिग्स इंटेस्टाइन, जो एग होगा वो हैच करेगा, और हैच करके ऑन्कोस्फेयर इनका लार्वा बना लेगा। तो याद रखना पहला लार्वा इनका ऑन्कोस्फेयर है। ऑन्कोस्फेयर पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ पिग, और पिग के ब्लड स्ट्रीम में जाकर के वो मतलब वो एंट्री ले लेगा उसके ब्लड स्ट्रीम में। सिस्टी सर्कस लार्वा, अब ये ब्लैडर वॉर्म जो लार्वा होता है वो माइग्रेट करता है पिग के मसल से, डेवलप होता है सिस्टी सर्कस में, जिसे हम ब्लैडर वॉर्म कहते हैं, और ये इन्फेक्टिव स्टेज है हमारे ह्यूमन की। तो इन्फेक्टिव स्टेज फॉर पिग ये है ऑन्कोस्फेयर, और इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन ये है सिस्टी सर्कस, ठीक है। फिर ह्यूमन इन्फेक्शन में ह्यूमन बिकम इन्फेक्टेड बाय ईटिंग रॉ। अब ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर कैसे कर रहा है, ये सिस्टी सर्कस एंटर कैसे कर रहा है, ये एंटर इस तरह से कर रहा है कि वो पिग जो है उसकी बॉडी में तो वो है, अब हमारा कांटेक्ट पिग से तो होता नहीं है उतना, है ना। लेकिन क्या होता है कि पिग जो लोग खाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, आप चाइना वगैरह में तो बहुत ही कॉमन है, यहाँ इंडिया में भी आप देखते हो कि बहुत लोग पिग कंज्यूम करते हैं। तो क्योंकि ये पिग के मसल में चले गए हैं ना, आप देखो ना, जो लार्वा उनको स्फेयर वाला था उसने पेनिट्रेट किया, ब्लड स्ट्रीम में गया, और वहां से वो क्या हो गया, पिग की मसल में चला गया। तो जब मसल में गया तो वहां पर जो ब्लैडर वॉर्म है वो प्रेजेंट है। अब आप उस मांस को खा रहे हो तो आपकी बॉडी में वो चला जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, मीजली पोर्क्ड। क्या बोलते हैं, जब आप मीजली पोर्क्ड, आप पोर्क खाते हो, यानी कच्चा पोर्क, यानी ठीक से जो पका ना हो, ज्यादा ना पका हुआ जो मांस होता है सुअर का, वो अगर ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है तो उसके थ्रू ये जो सिस्टिक सर्कस लार्वा है वो ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाता है।
ह्यूमन की बॉडी में एंटर करते ही वो क्या होता है, ह्यूमन की बॉडी में एंटर करते ही ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पहुंचता है, फिर की जो सिस्टी सर्कस है वो अपना स्कॉलेक्स के थ्रू उसको क्या करता है, स्कॉलेक्स में जो यू कैन से हुक है उसे पकड़ता है, और जो सकर है उसे एडहेशन करता है और इंटेस्टाइनल वॉल से चिपक जाता है। फिर वो बहुत ज्यादा होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है और क्या करेगा, एक एडल्ट टेप फॉर्म में 2 से 3 महीने में उसी होस्ट की बॉडी में उसी इंटेस्टाइन में रह करके बड़ा हो जाएगा। फिर से जैसे ही बड़ा होगा, एडल्ट होगा, बहुत सारा एग बनना उसकी बॉडी में स्टार्ट होगा ग्रेविड वाले पोर्शन में, फिर वो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फटेगी, फिर से एग फिशेस के थ्रू वो क्या हो जाएगा, ट्रैवल कर जाएगा। इट्स वेरी इजी। चलो बताते हैं यहाँ पे ठीक है। तो हमारे पास देखो एक एडल्ट टेपवर्म है, ठीक है। एडल्ट टेपवर्म जो है वो सबसे पहले आप देखते हो कि कहाँ प्रेजेंट है। एडल्ट टेपवर्म बॉडी ऑफ इंटेस्टाइन, बॉडी ऑफ इंटेस्टाइन क्या है, इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन है ना, इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी ह्यूमन की जो आंत है, जो इंटेस्टाइन है उसमें प्रेजेंट है। मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, अगर निकल जाए इधर उधर तो माफ कर देना। आंत ही बोलते हैं वैसे, बोलोगे दीदी इतना नहीं पता, क्या बोलूं, आंत ही बोलते हैं यार, पता है मुझे, ठीक है। एडल्ट टेपवर्म इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। अब एडल्ट टेपवर्म कहाँ जा रहा है, एडल्ट टेपवर्म मैच्योर हो रहा है, काफी ज्यादा मैच्योर हो रहा है, ठीक है। मैच्योर होते ही, मैच्योर का मतलब क्या कि बहुत सारे एग जो है, ठीक है, अनलिमिटेड एग लिख दो, अनलिमिटेड एग होता है ना, अनलिमिटेड एग होता है, जिसके वजह से क्या हो जाती है, एपोलाइसिस हो जाती है। एपोलाइसिस होती है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड की, और वो क्या करते हैं, टूट जाते हैं, एपोलाइसिस की वजह से वो टूट जाते हैं और ह्यूमन के फीसेस से, ह्यूमन फीसेस के थ्रू वो बाहर आ जाते हैं, ह्यूमन फीसेस के थ्रू वो किसी सॉयल में, वाटर में आ जाते हैं, ठीक है। सॉयल वाटर में आते ही जब एक पिग क्या करता है, उसके कांटेक्ट में आता है उस सॉयल या वाटर, जो कंटामिनेटेड, जो खराब पानी और खाना है, सॉयल है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो पिग इसे क्या करता है, कंज्यूम करता है। पिग जैसे ही कंज्यूम करता है, तो यहाँ पर आपको ह्यूमन फीसेस आता है, पिग कंज्यूम करता है, तो पिग जब कंज्यूम कर लेगा तो उसमें ये क्या करेगा, ऑन्कोस्फेयर फॉर्म में ये क्या करेगा, एंटर करेगा बॉडी में। ऑन्कोस्फेयर फॉर्म में इसने बॉडी में एंटर किया, फिर बॉडी में एंटर करते ही, अब समझो एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एडल्ट टेपवर्म मैच्योर होता है तो उसमें से एग बाहर निकल जाते हैं टूट करके फीसेस के थ्रू। तो फीसेस में क्या होता है बच्चा लोग, एग होता है, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, ये एग है जो एक फीसेस में है, ठीक है। अब ये एग फीसेस में रहते हुए, बहुत इंपॉर्टेंटली समझो, फीसेस में है वो, ठीक है, फीसेस में रहते हुए अपने आप को ऑन्कोस्फेयर में डेवलप कर लेगा, वो ऑन्कोस्फेयर में डेवलप करेगा। ऑन्कोस्फेयर की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता रही हूँ। ऑन्कोस्फेयर जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, सिस्ट, इसके ऊपर एक सिस्ट की लेयर बनी हुई होती है। क्या बनी होती है ऑन्कोस्फेयर में, एक सिस्ट की लेयर बनी हुई होती है। तो ये पार्ट मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए हटा रही हूँ, ये वाला पार्ट, अभी इसको समझो। ये सिस्ट की लेयर बना लेता है अपने ऊपर, क्योंकि उसको फीसेस में रहना है। मान लो कि वो अब कॉन्टामिनेटेड पिग कोई आया ही नहीं, कोई कैटल आई ही नहीं, तो वो बैठ के वेट करेगा कि भाई कब आओगे कब आओगे। तो इन्वायरमेंट उसको थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचा सकता है ना, हो सकता है वो मर जाए वेट करते करते। तो अपने ऊपर ये सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। जब सिस्ट का फॉर्मेशन करता है और अपने इस तरीके से हुक बना लेता है, 3 पेयर्ड यानी 6 हुक्ड, यहाँ पर 6 हुक्ड यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है विद द सिस्ट। तो इसको आप कहते हो ऑन्कोस्फेयर, ठीक है। अब ये ऑन्कोस्फेयर जैसे ही एक पिग कंज्यूम करेगा, ठीक है, ये जैसे ही पिग की बॉडी में अंदर गया, अब क्या होगा, ये जो सिस्ट था ना, ये सिस्ट जो है हुक के थ्रू चला जाएगा अंदर, एडिशन हो जाएगा। ये जो पिग का डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होंगे वो इस सिस्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। जो सिस्ट होगा वो हट जाएगा, वो डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू गल जाएगा, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बनाया था भाई, उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, डाइजेस्टिव एंजाइम ने सिस्ट को डिसॉल्व कर दिया। अब सिर्फ लार्वा बचा। अब ये क्या करेगा, ये बन जाएगा सिस्टी सर्कस लार्वा, सिस्टी सर्कस लार्वा। और ये सिस्टी सर्कस लार्वा हमारे क्या रहेगा, पिग के बॉडी में, अभी उसके ब्लैडर यानी आप बोल सकते हो मसल्स वगैरह में बोल सकते हो, ट्रैवल करके ये मसल्स में पहुंच चुका है, ट्रैवल करके मसल्स में पहुंच चुका है। अब ये मसल्स को जैसे ही इस मांस को
यानी कि बीफ, बीफ टेपवर्म, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बीफी टेपवर्म पढ़ रहे हैं, पॉर्क पढ़ रहे हैं ना, देख रहे हो डेजावू हो रहा है मुझे। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉर्क टेपवर्म। अब ये पॉर्क को, और कौन सा पॉर्क, मीजली कुक्ड पॉर्क, मीजली कुक्ड पॉर्क यानी पका हुआ नहीं है उतना अच्छे से, उसको कोई ह्यूमन कंज्यूम करेगा, जैसे ही ह्यूमन ने खाया, ये किस ह्यूमन की बॉडी के इंटेस्टाइन में पहुंचा एंड दोबारा से वही लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ योर टीनियस सोलियम, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। आई डोंट नो आप क्यों डरते हो इतना, हालांकि जब मैं बीएससी में थी ना तो मैं भी बहुत डरती थी, और जब मैं कहीं खोजती थी कोई मुझे पढ़ा दे तो मिलता नहीं था। ठीक है, तभी मैंने सोचा था कि यार ऐसा तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरे ही तरह कुछ बच्चे होंगे जिन्हें पढ़ने के लिए जो पैशन है तो बहुत होंगे, बट पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो हूँ मैं यहाँ। ठीक है, अब देखो जो हमने दो तरीके के लार्वा पढ़े, एक ऑन्कोस्फेयर पढ़े, एक सिस्टी सर्कस पढ़े, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं उनके बारे में आपको बता दे रही हूँ। ऑन्कोस्फेयर जिसे हम हेक्साकेंथ लार्वा कहते हैं, क्यों हेक्साकेंथ कहते हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना ऐसे 3 हुक ऐसे पेयर्ड में पाए जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं, है ना, तो इसीलिए इनको हेक्साकेंथ लार्वा बोल रहे हैं। ये इंटेस्टाइन ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी में पहुंचता है, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पर ये एम्ब्रियोनेटेड एग जो है जब इंजेस्ट किया जाता है तो सिस्ट रहता है उसमें, तो सिस्ट को तोड़ता है, इंटेस्टाइन में पहुंचते ही स्फेरिकल होते हैं माइक्रोस्कोपिक एम्ब्रियो सराउंडेड बाय थिक ब्राउन रेडियल स्ट्रिएटेड इनर सेल कॉल्ड द एम्ब्रियोफोर, उसे आप एम्ब्रियोफोर भी कह सकते हो, सिस्ट जो मैं बोल रही हूँ। 3 पेयर्स ऑफ काइटिनेशियस हुकलेट होते हैं ये हुक नहीं बोलोगे इन्हें, उनका छोटा बेटा बोलोगे जिसे हम हुकलेट कह रहे हैं। जहां भी छोटा बेटा बनाना है लेट लगा दो, ड्रॉप का छोटा बेटा ड्रॉपलेट, हुक का छोटा बेटा हुकलेट। ठीक है, ये इक्विप्ड बाय 3 बता दिया। बिहेवियर एंड रोल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द होस्ट स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो एग का शेल होता है जिसे आप एम्ब्रियोफोर कह रहे हो, जिसे मैं सिस्ट कह रही थी, वो क्या करता है, डिसॉल्व हो जाता है और ऑन्कोस्फेयर हैच करता है हमारे पिग के बॉडी में। अब ये अपने 6 हुक का यूज करता है, लिटिक सिक्रेशन करता है, जिससे कि इंटेस्टाइन, किसकी इंटेस्टाइन, पिग की इंटेस्टाइन के म्यूकोशल वॉल्स को ये पेनिट्रेट करेगा, उन्हें भेदेगा और उनसे चिपक जाएगा, एंटरिंग लोकल वेन्यूज और लिम्फेटिक वेसल टू ट्रेवल थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम। म्यूकोसल लाइन ऑफ द इंटेस्टाइन में एंटर किया, फिर वहां से एंटर करेगा, जो छोटे छोटे वेन्यूज होंगे और लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, उनसे ये तैरते तैरते कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड में पहुंच जाएंगे। सिस्टिक सर्कस सेलुलोसी, जिसे आप ब्लैडर वॉर्म भी कह रहे हो, तो ये कहाँ पर फॉर्म होता है, ये डेवलप होता है टारगेट टिश्यू, जैसे कि स्केलेटल कार्डियक मसल, ब्रेन, सबक्यूटेनियस टिश्यू या आई। 60 to 70 डेज ऑन्कोस्फेयर जो होते हैं, जब ऑन्कोस्फेयर बॉडी में आ जाते हैं तो उसके 60 to 70 डेज बाद आप ये सारी जो सिस्टिक सर्कस है वो बनते हुए देखोगे। मॉर्फोलॉजी, फ्लूइड फिल्ड ओपेलसेंट ओवल वेसिकल मेजरिंग रफली 5 to 10 सेंटीमीटर, इनमें इन्वेजिनेटेड रिट्रैक्टेड स्कॉलेक्स पाया जाता है सिस्ट फ्लूइड में, और 4 सकर्स होते हैं एंड हुक बियरिंग रोस्टिलम आपको इनमें देखने को मिलता है। अब समझो इनकी जो लाइफ साइकिल मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, देखो एक बीमारी होती है इनमें टीनियासिस और एक बीमारी होती है सिस्टिसेल्सिस, ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ, एक होती है टीनियासिस और एक होती है सिस्टिसर्कैसिस। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। अब सिस्टिसर्कैसिस और टीनियासिस, ये जो पूरी बीमारी देख रहे हो ये टीनियासिस है। सिस्टिसर्कैसिस में क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑन्कोस्फेयर पड़ा हुआ है जो कि पिग ने कंज्यूम किया है, तो ये बताओ कभी कभी कुछ ग्रासेस जो है वो हम भी तो कंज्यूम करते हैं ना, कभी कभी कॉन्टेमिनेटेड फूड हमसे भी तो कंजप्शन हो जाता है ना, हम भी खा लेते हैं कुछ कॉन्टेमिनेटेड गंदे फूड बिना धुले, है ना, तो हो सकता है कि वो ग्रासेस हम डायरेक्ट कंज्यूम कर लें, कर सकते हैं, है ना। तो जब इनको डायरेक्टली मैन क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, डायरेक्टली जो ह्यूमंस होते हैं इनका कंजप्शन कर लेते हैं, है ना, ऑन्कोस्फेयर का, तब वहां पर जो बीमारी होती है उसे हम सिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। सिस्टिसर्कोसिस, दोबारा बोल रही हूँ, स्पेलिंग देख लेना बच्चा लोग, सिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। अब समझो ये जो टेनियासिस हो रहा है, ये जो पूरा टेनियासिस चल रहा है, उससे ज्यादा डेंजरस सिस्टिसर्कोसिस होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सिस्टिसर्कोसिस ज्यादा डेंजरस है या फिर टेनियासिस, तो सिस्टिसर्कोसिस, क्योंकि सिस्टिसर्कोसिस में आप डायरेक्ट ऑन्कोस्फेयर को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर ले रहे हो, और उसके पास सिस्ट है, वो सोचो कितना पावरफुल है।
ठीक है, तो दो तरीके के इनके पास पैथोजेनिसिटी आप इनकी देखते हो कि दो तरह से ये डिसीज कॉज करते हैं, एक सिस्टिक सर्कोसिस और एक इनका जो टीनियासिस है। ठीक है, हो गया हमारा ये पोर्शन। देन इन्फेक्टिव पोटेंशियल, वही पोटेंशियल कितना अच्छा है हमारे टीनिया सोलियम का। एक तो ह्यूमन में टीनियासिस कॉज कर देता है, एक सिस्टिक सर्कोसिस कॉज कर देता है। सिस्टिक सर्कोसिस कैसे होता है और टीनियासिस कैसे होता है, दोनों लिखा हुआ है। टीनियासिस में आप रॉ या अंडर कुक्ड पोर्क खा लेते हो, जिसमें कि सिस्टिक सर्कोसिस सेलुलोसिस जो हमारा लार्वा है वो रहता है, जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो टेपवर्म में बदलता है और आपका जितना न्यूट्रिशन होगा वो सब ये अपने खा लेगा। ठीक है, आपकी बॉडी एकदम पतली सी रहेगी। फिर ह्यूमंस में सिस्टिक सर्कोसिस की अगर हम बात करते हैं, तो जब ह्यूमन एक्सीडेंटली किसी तरीके के टीनिया सोलियम के एग को यानी फीकल ओरल कंटेमिनेशन हो जाए, कोई गंदा खाना खा ले, ठीक है, कोई गंदे तरीके का ग्रास है, तो जैसे पालक वगैरह हम लोग खाते हैं ना यार, तो वैसा, तो सिस्टिक सर्कोसिस डेवलप इन ह्यूमन ऑर्गन इंस्टेड ऑफ पिग टिश्यू। अब हमारे सोचो वो पूरे मसल्स में फैल जाएगा। जो चीज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो आप सोचो कि ऑन्कोस्फेयर पूरे मसल्स में चला जाएगा, तो वो समझ रहे हो कितना डेंजर है। आपके एक ऑर्गन डैमेज हो रहा है, आप उसे ठीक कर सकते हो, आपकी पूरी बॉडी की मसल खराब हो जाए आप उसे ठीक नहीं कर सकते हो, तो इट विल बी वेरी डेंजरस। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टीनिया सोलियम एंड दिस इज ऑल अबाउट योर प्लेटिहेल्मिंथेस। खत्म हो चुका। तो नाउ वी विल कंपेयर फेस्कियोला एंड टीनिया, फिर हम रैप करेंगे इस वीडियो को। और आपको प्लीज वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बहुत अच्छा लगता है। जल्दी से मन लाइक पहुंचा दो यार। टीनिया, ठीक है, अब देखो फेस्कियोला और टीनिया, सबसे पहले इनका कुछ कॉमन चीज लिख लें क्या क्या है। जैसे इनमें देखो दोनों ही डाइजेनेटिक है ना, दोनों ही डाइजेनेटिक है। ठीक है, अब डाइजेनेटिक में चलो बता दो, एक हमारा यहाँ पर डाइजेनेटिक में शिप है और दूसरा है स्नेक। और यहाँ पर भी चलो, यहाँ पर हमारे पास मैन है, ह्यूमन जिसे आप कह रहे हो, और एक कैटल है, कैटल में आप पिग भी लिख सकते हो और काउ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर फेस्कियोला में क्या हमने बॉडी में किसी तरीके की सेगमेंटेशन देखी थी, नहीं देखी थी, तो ये अनसेगमेंटेड है ना। और टेनिया में आपको शूडो सेगमेंटेशन देखने को मिला था, शूडो सेगमेंटेशन देखने को मिला था, है ना, स्यूडो सेगमेंटेशन। फिर फेस्कियोला और टीनिया दोनों ही इंडोपैरासाइट थे, दोनों ही क्या थे, इंडोपैरासाइट थे। एक और बात समझ लो कि दोनों में आपको जो इपिडर्मिस है, जो ऊपर की स्किन होती है इपिडर्मिस, तो इपिडर्मिस जो फेस्कियोला की है वो यूनी न्यूक्लिएटेड है। क्या है, यूनी न्यूक्लिएटेड, और यहां पर भी यूनी न्यूक्लिएटेड है। अब बोलो दीदी इतना एक्साइटेड से क्यों बताया जब दोनों में यूनी न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि जो हमारा प्लेनेरिया है ना बच्चा लोग, उसमें यही इपिडर्मिस मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये चीज आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट। अच्छा, देन अगर हम बात करते हैं फेस्कियोला की, तो वो क्या कॉज करता है, वो शिप लिवर रॉट कॉज करता है। ठीक है, कॉजेज शिप लिवर रॉट। वहीं पर अगर हम टीनिया की बात करते हैं, तो टीनिया जो है ये कॉज करता है टीनियसिस और सिस्टिक सर्कोसिस। ठीक है, यहां पर आपने फेस्कियोला हिपैटिका पढ़ा था, मैंने आपको टीनिया सोलियम और टीनिया सेगिनाटा दोनों ही अच्छे से बता दिया है। तो टीनिया सोलियम विल बी योर pork tapeworm, टीनिया सेगिनाटा विल बी योर beef tapeworm। ओके, दोनों समझ आ गया। टीनिया सोलियम will be armed because of the presence of hook, sucker, rostrum in the scolex part, whereas Taenia saginata is known as unarmed Taenia because it lacks rostrum and hook. Okay, समझ में आ गया। So this will be the like. So this is what all about your Taenia solium and this is all about the today's video. I hope कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। Please do let me in the comment section कि आपको वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है या नहीं।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम एंसाइक्लोस्टोमा पढ़ेंगे एंड देन हम रैप अप करेंगे इस वीडियो की, मतलब पूरे यूनिट की. देन वी विल मूव टुवर्ड द यूनिट 3. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए. बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय.